हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में हम अकाउंट्स के टॉपिक को कवर कर रहे थे और आज अकाउंट्स का हमारा 5th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग के बारे में बात करेंगे कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के कैसे की जाती है, कि अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्डिंग को किस तरह परफॉर्म किया जाता है, यानी कि अभिलेखन कैसे किया जाता है। जो भी सूचनाएं होती हैं अकाउंट्स में उसको अभिलिखित किस तरह किस प्रारूप में किया जाता है। तो आज का लेक्चर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले कि हमने 3rd लेक्चर और 4th लेक्चर में अकाउंटिंग के जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था और इसी का एक पार्ट था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लेकिन हमने इस गैप के टॉपिक को सामान्यता मान्य लेखांकन सिद्धांत, इस टॉपिक को हमने अलग लेक्चर में कवर किया था और ये जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इस लेक्चर को हमने अलग टॉपिक में कवर किया था। तो आपके लिए इस दोनों लेक्चर्स को देखना बहुत ही ज़रूरी है और स्पेशली इस गैप के लेक्चर को, जो लेक्चर नंबर 3rd था हमारा, जो कि हमने परसों थोड़ा देर रात से अपलोड किया था, लगभग 11 बजे। अगर आप में से जिन लोगों ने नहीं देखा हो तो आप प्लीज़ उसको रेफ़र कर सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आज के लेक्चर में हमें रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस पर बात करनी है, लेन देन का अभिलेखन, ये पार्ट 1 है इसका। इसके बाद एक चैप्टर, एक वीडियो लेक्चर लेन देन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस पर और आएगा। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक से। इसमें पहला हमारा टॉपिक है व्यावसायिक सौदे व स्रोत प्रलेख, जिसे बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। फिर है लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशंस। फिर है नाम व जमा का प्रयोग, यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट। नाम, यहाँ अकाउंटिंग की भाषा में नाम डेबिट को कहा जाता है कि जिस अकाउंट से पैसे का ट्रांजैक्शंस यानी कि पैसा निकाला जा रहा है, पैसे को ड्रॉ किया जा रहा है, और जमा यानी कि जिसमें क्रेडिट किया जा रहा है, जिसमें पैसा क्रेडिट किया जा रहा है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अकाउंटिंग की परिभाषा में नाम से तात्पर्य डेबिट से है और जमा से तात्पर्य क्रेडिट से है, जमा। फिर है प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें, द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फिर है खाता बही, द लेजर। और ये इस टॉपिक में भी ये हमारा सब टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द लेजर। शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से, व्यावसायिक सौदे व स्रोत प्रलेख, बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड सोर्स डॉक्यूमेंट। लेखांकन के अनुसार प्रत्येक सौदे में 2 पक्ष निहित होते हैं। ये हमने पिछले 3rd लेक्चर में भी बात की थी कि हर सौदे के 2 पक्ष होते हैं, यानी कि 2 पार्ट होते हैं। अकाउंट्स के अंदर प्रत्येक सौदे को 2 फॉर्म में लिखा जाता है। एक जहां नाम पक्ष होता है, जहां से पैसा डेबिट हुआ है, और दूसरा जमा पक्ष होता है, जहां पैसा जिस अकाउंट में क्रेडिट किया गया है। एक देना पक्ष और दूसरा लेना पक्ष। रोकड़ का भुगतान देना पक्ष होता है, यानी और तथा उस रोकड़ से किसी वस्तु का क्रय करना या प्राप्त करना लेना पक्ष होता है। यहाँ रोकड़ देगा कौन? जहां नाम है, यानी नाम वाले अकाउंट से पैसा डेबिट किया जा रहा है, यानी कि इसके द्वारा पैसा दिया जा रहा है। पैसा देने के लिए इसे अपने अकाउंट से पैसा आहरण करना पड़ेगा, यानी कि पैसा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कमी आएगी। और फिर जब यहाँ से इसके बाद इस पैसे से जब ये किसी वस्तु का क्रय करेगा, ये किसी वस्तु का क्रय करेगा, तो यानी कि इसकी जमा जो है दूसरे अकाउंट में चली जाएगी। इस प्रकार व्यवसाय में आर्थिक प्रतिफल की इच्छा से विभिन्न पार्टियों के मध्य होने वाले लेन देनों का दोहरा प्रभाव पड़ता है तथा अभिलेखन में भी कम से कम 2 खातों में इसका अभिलेखन किया जाता है। 2 खातों की आवश्यकता होती है। व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के सौदों के लिए कई प्रकार के प्रलेखों का उपयोग किया जाता है। सौदों के अभिलेखन के लिए, अभिलेखन मैंने पहले बताया था आपको कि अभिलेखन रिकॉर्डिंग को कहते हैं। रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, रिकॉर्डिंग वाली नहीं जिसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी रिकॉर्डिंग जिसे अकाउंट को रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना, जिसे बुक कीपिंग जहाँ की जाती है, अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, रिकॉर्ड रखे जाते हैं। आवश्यक है कि उनका प्रमाण उचित प्रलेखों, जैसे कि रोकड़ पर्ची यानी कि कैश की जो आपकी रसीद है, विक्रय बिल, जमा पर्ची, चेक, वेतन आदि द्वारा किया जा सके। सौदों के अभिलेखन के लिए यह आवश्यक है, यानी कि किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए यह ज़रूरी है, इनके रिकॉर्ड को, ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड रखने के लिए यह ज़रूरी है कि इस ट्रांजैक्शंस की कोई सर्टिफिकेशन हो, यानी कि किसी तरह का प्रमाणित इनका प्रूफ हो, जैसे कि इनकी कोई कैश रसीद हो, कैश स्लिप हो। जैसे जब आप कहीं से कुछ परचेज करते हैं किसी दुकान से, या किसी आप बिग बाज़ार टाइप
जो मॉल होते हैं वहाँ से जब आप कुछ परचेज करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको एक कैश रसीद दी जाती है, कंप्यूटराइज्ड रसीद दी जाती है। तो ये इस तरह ये ट्रांजैक्शन का प्रूफ है। आप बाई हैंड जो देते हैं वो कोई प्रूफ नहीं है, और जब तक आपको किसी तरह का कोई अधिकृत, कोई प्रमाणीकृत रसीद नहीं दी जा रही है, चाहे कोई बिल हो किसी का प्रिंटेड, किसी दुकान का, किसी शॉप का कोई प्रिंटेड रसीदी बिल हो या फिर कोई कंप्यूटराइज्ड बिल हो, तो वो ही स्रोत के प्रलेखों द्वारा प्रमाणित होता है। कोई प्रलेख जो किसी सौदे को प्रमाणिकता प्रदान करता है स्रोत प्रलेख कहलाता है, स्रोत प्रलेख कहलाता है। कई बार छोटे खर्चों के लिए लेखांकन प्रलेख भी स्रोत प्रलेखों का कार्य करते हैं। लेखांकन प्रलेखों पर क्रम संख्या डालकर उन्हें काल क्रमानुसार अलग फाइल में संकलित किया जाता है, यानी कि उसमें उसको सीक्वेंस में अलग फाइल में स्टोर किया जाता है। फिर है लेखांकन प्रमाणक की तैयारी। प्रमाणकों का लेखांकन उदाहरणार्थ रोकड़ पर्ची, नाम प्रमाणक या जमा प्रमाणक या जर्नल प्रमाणक आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। लेखांकन प्रमाणकों का कोई विशेष प्रारूप नहीं होता। जो लेखांकन के जो प्रमाणक होते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं, इनका किसी तरह का ये सर्टिफिकेट जो आपको दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट का मतलब यही है कि जो प्रूफ दिया जाता है, जो भी प्रूफ दिया जाता है इसका कोई प्रारूप, कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता, किसी भी तरह का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। हर अलग अलग कंपनी के अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं। सभी प्रमाणों को तब तक संभाल कर रखना चाहिए जब तक कि उस अवधि विशेष के खातों का अंकेषण और कर निर्धारण ना कर लिया जाए, क्योंकि यह लेखांकित सौदों से संबंधित प्रलेख है। मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच अगर कोई ट्रांजैक्शन किसी तरह का किया गया है और उसका कोई प्रमाणक यानी प्रमाणीकृत प्रूफ मौजूद है, या जैसे कि उसका कोई कैश बिल या कैश रसीद, उसकी रिसिप्ट मौजूद है, तो उसको तब तक संभाल कर रखना चाहिए। इस अवधि के दौरान की बात की जा रही है यहाँ, इस अवधि के दौरान अगर कोई कोई ट्रांजैक्शन किया गया है, उसकी किसी तरह का प्रूफ अगर मौजूद है, तो कंपनी या इंडस्ट्री को इस कैश रिसिप्ट को तब तक संभाल कर रखना है जब तक 31 मार्च का उसका ऑडिट ना कर लिया जाए, आजकल लेखांकन प्रक्रिया कंप्यूटरीकृत हो गई है तथा सौदों को अभिलिखित करने के लिए कोड संख्या, खाते का नाम जिसे जमा करना है सहित प्रमाणक तैयार किए जाते हैं। आगे चलते हैं। एक डेबिट और एक क्रेडिट के साथ एक लेनदेन एक सरल लेनदेन कहलाता है, यानी कि जिसमें एक डेबिट हो यानी कि एक नाम पक्ष हो और दूसरा एक ही नाम पक्ष हो और एक ही जमा पक्ष हो, तो इसे क्या कहते हैं? सरल लेनदेन, सिंपल ट्रांजैक्शन कहलाता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन को सिंपल ट्रांजैक्शन कहते हैं। फिर है प्रमाणक, जो एक लेनदेन को अभिलिखित करता है जिसमें एक प्रमाणक जो किस लेनदेन को अभिलिखित करता है जिसमें कई नाम या जमा और एक जमा या नाम सम्मिलित होता है। यहाँ से आपको ये लाइन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रही होगी। यहाँ इसका मतलब ये है कि किसी ट्रांजैक्शन में कई नाम या जमा, यानी कि अगर कई सारे डेबिट, नाम का मतलब यहाँ डेबिट, कई सारे डेबिट्स हैं या फिर कई सारे क्रेडिट्स हैं, या कई निकालने वाले हैं और कई, या फिर इस दोनों में से एक ही कंडीशन रह सकती है, कई निकालने वाले हो या कई खातों में जमा किया जा रहा हो। लेकिन उसके साथ दूसरा, क्योंकि आपको पता होगा कि हर ट्रांजैक्शन में दो पक्ष होते हैं, एक जमा पक्ष और एक नाम पक्ष। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें कई नाम पक्ष हैं या फिर कई जमा पक्ष हैं, उनके साथ एक जमा पक्ष होगा या फिर एक नाम पक्ष होगा। आप समझे? मैं एक बार फिर से बताता हूं आपको। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें कई सारे डेबिट्स हैं, कई सारे नाम पक्ष हैं, लेकिन और साथ ही उसके साथ एक जमा पक्ष है, या फिर कई सारे क्रेडिट पक्ष हैं, कई सारे जमा पक्ष हैं और उसके साथ एक नाम पक्ष है, एक डेबिट पक्ष है, यानी कि अगर यहां पर कई सारे डेबिट्स होंगे तो दूसरी तरफ एक नाम पक्ष होगा, एक जमा पक्ष होगा, एक क्रेडिट होगा, और अगर कई सारे क्रेडिट हैं तो इसका उल्टा एक ही डेबिट होगा। तो ऐसे सर्टिफिकेट को या ऐसे वाउचर को क्या कहा जाता है? कंपाउंड प्रमाणक कहा जाता है। यौगिक प्रमाणक, जैसे कंपाउंड प्रमाणक दो प्रकार का हो सकता है, जिसमें नाम प्रमाणक और जमा प्रमाणक, ये आपको पता ही है। जो कौन सा, इसे क्या कहते हैं? डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। ऐसे सौदे जिनमें एक अधिक नाम व जमा पक्ष सन्निहित होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा डेबिटर होते हैं और एक से ज्यादा क्रेडिटर्स होते हैं, तो ऐसे सौदे को क्या कहा जाता है? जटिल सौदे, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। ऐसे लेनदेनों के प्रलेख साक्ष्य के लिए जो प्रमाणक तैयार किए जाते हैं वो जटिल प्रमाणक, जैसे कॉम्प्लेक्स वाउचर या रोजनामचा,
रोजनामचा जिसे जर्नल कहते हैं, रोजनामचे को इंग्लिश में जर्नल कहा जाता है, प्रमाणक वाउचर कहलाते हैं। किसी सौदे के प्रमाणक में निम्न आवश्यक तत्व होने चाहिए। अब प्रमाणक में सबसे ऊपर फर्म का नाम छपा हो, दूसरा तिथि के सामने लेन देन की तिथि लिखी जाएगी, ना कि उसके अभिलेखन की, यानी कि उसके जहाँ प्रमाणक अगर कोई बना हुआ है, यानी कि किसी तरह का कोई प्रूफ, रसीदी प्रूफ, जिसमें एक साइड सीरियल नंबर होते हैं, आपने देखा होगा सीरियल नंबर होते हैं, फिर डेट होती है, तो ये डेट जो होगी यहाँ ट्रांजैक्शन डेट होगी। जैसे आज 19 है तो 20 तारीख है आज, तो 20 ट्रांजैक्शन डेट होगी। तो ट्रांजैक्शन डेट से मतलब ये है कि ना कि उसको अभिलेखन करने वाली डेट, या जिस दिन उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है उस दिन की डेट नहीं होगी। जिस दिन किसी प्रोडक्ट का कोई, मान लीजिए यहाँ पेन खरीदे गए हैं, या पेन बेचे गए हों या खरीदे गए हों, तो 10 पेन, तो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है इन पेन के लिए, पेन का पेमेंट किया गया है या पेमेंट लिया गया है, तो वो डेट यहाँ पर लिखी जाएगी। ना कि अगर हो सकता है 2 दिन बाद इसका रिकॉर्ड बनाया जाए 22 तारीख को, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर 20 की जगह 22 लिखी जाए, 20 ही तारीख लिखी जाएगी। प्रमाणक क्रम संख्याबद्ध होना चाहिए, उसमें सीरियल नंबर वाइज होने चाहिए। जिस खाते में नाम या जमा प्रविष्टि होनी है, एंट्री होनी है, वो भी प्रमाणक पर लिखा होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ से निकाला गया है तो अगर यहाँ जिस नाम से निकाला गया है तो यहाँ वो नाम होना चाहिए, और जहाँ जमा हुआ किया गया है तो वो जमा पक्ष होना चाहिए, क्रेडिटर नाम होना चाहिए। राशि के सम्मुख नाम या जमा की जाने वाली राशि अंकों में लिखी जानी चाहिए। यानी कि अगर निकाला गया है तो उसके सामने कितना निकाला गया है वो लिखा होना चाहिए, और जमा किया गया है तो कितना जमा किया गया है वो उस रसीद में मेंशन होना चाहिए। खातों के अनुसार सौदे का विस्तृत विवरण होना चाहिए, यानी कि जो भी जिस खाते से ट्रांजैक्शन किया गया है उसका डिटेल स्टेटमेंट होना चाहिए। प्रमाणक बनाने वाले व्यक्ति को नियत स्थान पर अपने हस्ताक्षर करना चाहिए, यानी कि जो ये रसीद तैयार कर रहा है, जिसने तैयार की है, यानी कि जिस इंडस्ट्री का या जिस दुकान का ये बिल है, उस बिल के वहाँ पर मालिक के, ऑनर के साइन होने चाहिए। और जब इसे वेरीफाई किया जाएगा तो जो अधिकृत व्यक्ति, जो अथॉरिटी होगी, जो वेरीफाई करेगी, जो अनुमोदन करेगा, उसके हस्ताक्षर की भी यहाँ पर साइन की जगह होनी चाहिए। लेखांकन समीकरण, यही काम आपको प्रैक्टिकली अपनी इस पोस्ट पर आने के बाद करने हैं, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशंस। लेखांकन समीकरण लेखा पुस्तकों में नाम व जमा पक्षों के संतुलन पर आधारित है। ये हमने 3rd लेक्चर में भी इसके बारे में चर्चा की थी, लेकिन वो ब्रीफ था, थोड़े यहाँ डिटेल से देखेंगे। इसके अनुसार व्यवसाय की कुल परिसंपत्तियों का योग सदैव उसकी देताओं व स्वामी की पूंजी के योग के बराबर रहता है। जब इस संबंध को समीकरण का रूप दिया जाता है तो उसे लेखांकन समीकरण कहते हैं। यहाँ इससे हमने पिछले लेक्चर में, मैंने जैसे बताया आपको 3rd लेक्चर में इसकी चर्चा की थी, तो हमने तब भी बताया था कि जो इसमें नाम पक्ष और जमा पक्ष का इसमें संतुलन दिखाया जाता है। जो परिसंपत्तियां होती हैं, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री ए है, कोई व्यक्ति ए है और इसने बी नाम से कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की, तो अब आप एक इमेजिन कर सकते हैं कंडीशन। मान लीजिए ये ए व्यक्ति आप हैं और आपके पास 100 रुपये थे और आपने 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट से ये बी कंपनी शुरू की। तो क्योंकि अकाउंटिंग की डेफिनेशन में, अकाउंटिंग में के लीगल डॉक्यूमेंट्स में आप और आपकी कंपनी दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, इन दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस है, ये दोनों एक अपना अलग वजूद रखती हैं। लीगल वे में, लीगल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार बिजनेस या इंडस्ट्री का एक अपना लीगल अस्तित्व होता है, एक एग्जिस्टेंस होता है। तो आपको आपकी इंडस्ट्री से अलग अस्तित्व माना जाएगा। आपको ऐसा नहीं माना जाएगा कि ये आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी तो है ही, लेकिन लीगल टर्म्स में ये आपकी एक अलग एंटिटी है, इसका अलग वजूद है। यानी कि ये एक व्यक्ति की तरह है, ये एक अलग व्यक्ति है और आप एक अलग व्यक्ति हैं, भले ही आपने 100 रुपये से कंपनी स्टार्ट आपने की है। तो अब आगे चलते हैं। तो 100 रुपये से जब आपने मान लीजिए कंपनी स्टार्ट की बी, अब बी के ऊपर लायबिलिटी हो गई, बी को ए को 100 रुपये चुकाने हैं, ए यानी कि आप, अब बी आपको 100 रुपये चुकाएगा, ये 100 रुपये देने के लिए लायबल है। अब मान लीजिए आने वाले 5 साल बाद आपका बिजनेस ग्रोथ कर जाता है और ग्रोथ करके आपके पास बिजनेस प्लान है कोई बहुत अच्छा, और मैं आपका फ्रेंड हूँ सी, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा, लेकिन आपके पास, आप ए हैं, आपके पास बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर उस बिजनेस का जो आपके पास प्लान है उसके अकॉर्डिंग
इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पैसा पैसे की ज़रूरत है उतना पैसा आपके पास मौजूद नहीं है। लेकिन मैं आपका फ्रेंड हूँ सी, और मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा मनी है, आपको यहाँ 50 रुपये और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास 50 रुपये नहीं है। आपने मुझसे कहा, मैंने इसमें 50 रुपये यहाँ से, ये मैं सी हूँ, मैंने 50 रुपये आपको दे, मुझे बिजनेस प्लान पसंद आया और मैंने आपको ये 50 रुपये इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। अब इस कंपनी की जो एसेट वैल्यू हो गई, ये हो गई 150 रुपीज़, लेकिन इस 150 रुपीज़ में 100 रुपये तो आपके एसेट हैं। ये लायबिलिटी बी के ऊपर जो 100 रुपये की लायबिलिटी है वो आपके लिए है और 50 रुपये की लायबिलिटी मेरे लिए है। अब इन दोनों की इसमें इस इक्वेशंस में ये बताया जा रहा है परिसंपत्तियां, यानी कि जो एसेट होंगे, किसी भी इंडस्ट्री के जो एसेट होंगे वो किसके बराबर होंगे? देयताएं, लायबिलिटीज प्लस पूंजी, कैपिटल। अब जो लीगल टर्म्स है उसके अंदर ये जो लायबिलिटीज ए के ऊपर है, बी की जो लायबिलिटी 100 रुपये की ए के ऊपर, बी के ऊपर जो ए की लायबिलिटीज है 100 रुपये की, क्योंकि ए ऑनर है तो इसकी लायबिलिटी को लायबिलिटी नहीं माना जाएगा बल्कि कैपिटल माना जाएगा। ये जो 100 रुपये की लायबिलिटी है ये लीगल टर्म्स में लायबिलिटी ना होकर ये बी की या ए की कैपिटल है, और कैपिटल स्वामी, क्योंकि ये स्वामी है तो इसकी कैपिटल है, ये पूंजी है। लेकिन ये जो 50 रुपये हैं ये बी के ऊपर लायबिलिटी है, ये मैं मांग सकता हूँ या जब मैं अपना शेयर इसमें से वापस ले सकता हूँ, तो ये इसे मुझे चुकाने हैं। इसको चुकाने पर कंपनी शटडाउन नहीं होगी क्योंकि कंपनी के ऑनर आप हैं। तो आपकी जो पैसा है वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट है और उसे कैपिटल कहा जाएगा। लेकिन जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है अलग से, क्योंकि मैं ऑनर नहीं हूं तो मेरा ये शेयर होल्डर हूं, तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है ये बी के ऊपर लायबिलिटी है, बी के ऊपर 50 रुपये की लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो ऑनर की जो पूंजी है, इन दोनों को मिला के ही किसी कंपनी की एसेट वैल्यू तय की जाती है। तो लायबिलिटी देयताएं और पूंजी का जो संतुलन होता है, यानी कि नाम और जमा पक्ष का जो संतुलन होता है, यही इस किसी कंपनी की एसेट वैल्यू होती है। तो इसको आप मैथमेटिकल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। परिसंपत्तियां जब हम माइनस देयताएं, लायबिलिटीज, जब हम देयताओं को लायबिलिटीज को इक्वल के साइन के लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो पूंजी बराबर हो जाएगा इसकी परिसंपत्ति। जब ये इक्वल के साइन के लेफ्ट साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह जब पूंजी को लेफ्ट साइड लिया जाएगा तो परिसंपत्तियों में से पूंजी माइनस होगी तो देयताएं बचेंगी। तो यही इसकी इक्वेशन है। लेखांकन समीकरण तुलन पत्र होता है बैलेंस शीट। तुलन पत्र के विभिन्न घटकों के परस्पर मूलभूत संबंध को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे तुलन पत्र समीकरण भी कहते हैं। तुलन पत्र व्यवसाय की परिसंपत्तियों, देयताओं व पूंजी का विवरण है। किसी दिए हुए समय बिंदु पर यह आवश्यक है कि व्यवसाय की परिसंपत्तियों का मूल्य उसके वित्तीय स्रोतों की दावेदारियों के बराबर हो। यानी कि जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जो परिसंपत्तियों का, देयताओं की, पूंजी का जो वो विवरण है, व्यवसाय की परिसंपत्तियों का मूल्य है उसकी वित्तीय स्रोतों की दावेदारियों के बराबर हो। यानी कि जो उसकी एसेट वैल्यू है वो उसकी कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर हो, के योग के बराबर हो। बाह्य देनदार, यानी कि जैसे कि उसमें सी था, सी जो है लायबिलिटी है, सी की लायबिलिटी है बी के ऊपर, तो सी जो है बाह्य देनदार है। मैंने बाहर से इन्वेस्टमेंट किया था, मैं सी हूँ, मेरा इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, इंडस्ट्री आपकी एक ही है, लेकिन मैंने बाहर से इन्वेस्टमेंट किया था तो बाह्य देनदार कंसिडर किया जाऊंगा। तथा स्वामी वही ए है, व्यवसाय को चलाने के लिए धन उपलब्ध कराते हैं। अब मैंने जिस तरह आपने धन उपलब्ध कराया था उसी तरह सी ने धन उपलब्ध कराया था, ये व्यवसाय को चलाने के लिए धन उपलब्ध कराया गया था, इसलिए स्वामी की दावेदारी को पूंजी कहा जाता है। तो जो ए है ये ऑनर है, इसकी जो दावेदारी है या इसका जो इन्वेस्टमेंट है उसे कैपिटल कहा जाएगा, पूंजी कहा जाएगा। तथा बाह्य देनदार जो सी था, जो सी ने 50 रुपये की इन्वेस्टमेंट अलग से की थी, इसकी दावेदारी को लायबिलिटी कहा जाएगा। और इन दोनों के योग को एसेट, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। इस समीकरण का प्रत्येक घटक तुलन पत्र का भाग है। यानी कि समीकरण जो इक्वेशन थी हमने पिछले उसमें देखी थी स्लाइड में, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसका प्रत्येक घटक, हर कंपोनेंट तुलन पत्र का बैलेंस शीट का भाग है। यही बैलेंस शीट होती है, इसे ही बैलेंस शीट कहा जाता है और इसी को ही आपको ऑडिट करना होता है। यही हेरफेर कंपनियों द्वारा, इंडस्ट्रीज द्वारा की जाती है, जो कि एक तिथि विशेष को व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का उल्लेख करती है। नाम व जमा का प्रयोग। प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं, इसकी हमने पहले भी चर्चा की थी, एक लेना पक्ष और एक देना पक्ष। द्विअंकन लेखांकन प्रणाली में जो ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम होता है, इसके अनुसार प्रत्येक सौदे का लेखा 2 स्थानों पर किया जाता है। इसलिए लेखा करते समय यह देखना आवश्यक है
कि जितनी राशि को नाम पक्ष में लिखा गया है उतनी ही राशि को जमा पक्ष में लिखा जाए। यानी कि अगर जैसे कि हमने लेक्चर 3 में भी एक एग्जांपल के थ्रू समझा था इस चीज़ को, कि मान लीजिए आपका एक सेविंग अकाउंट है किसी बैंक में, कोई बैंक है XYZ और आपका इस बैंक में सेविंग अकाउंट है, तो आपको 1000 रुपये की ज़रूरत है, आपने 1000 रुपये यहाँ से विड्रॉ किए, 1000 रुपये निकाले। अब 1000 रुपये यहाँ से ट्रांजैक्शन हुआ है, तो लेखांकन अकाउंटिंग की परिभाषा क्या कहती है कि अगर कहीं से एक जगह से पैसा निकाला गया है तो वहाँ पर उस ट्रांजैक्शन का 2 खातों पर असर पड़ेगा, 2 अकाउंट्स पर असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब जाहिर सी बात है कि आपने कहीं एक जगह से आपने पैसा निकाला है तो पैसे को आप फाड़ेंगे तो नहीं, पैसे को तो चबा तो नहीं जाएंगे, इस पैसे को कहीं खर्च करेंगे, कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कुछ सामान परचेज करेंगे, इसको यूटिलाइज करेंगे। तो मान लेते हैं आपने 800 रुपये की किसी शॉपकीपर से एक शर्ट खरीदी, तो अब जब शॉपकीपर से ये शर्ट खरीदी और आपने इसको 800 रुपये पे किए और 200 रुपये आपने कहीं और खर्च कर दिए, तो इन पैसों को जहां आपने खर्च किया या जिस यूज़ में भी लिया या जिसके भी हाथ में ये पैसा पहुंचा तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस पैसे को बैंक में ही जमा हो जाएगा, यानी कि बैंक में ही जमा किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है ये शॉपकीपर भी इसको जला देगा इस 800 रुपये को या फाड़ देगा। ये बहुत मतलब इसको बिल्कुल हम एक्सट्रीम केस नहीं लेते हैं, कंसिडर यही किया जाता है एक सिंपल वे में, टेक्निकल अगर आप नहीं जाएंगे तो इसको यही कंसिडर किया जाता है कि इस पैसे को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बैंक तक पहुंचा दिया जाएगा। यानी कि जब बैंक में पहुंचा तो 2 खातों में इसमें परिवर्तन देखा जाएगा। पहला वो आपका खाता जहां से इस पैसे को विड्रॉ किया गया था, और दूसरा वो खाता जहां पर ये पैसा पहुंचा, जहां ये जमा किया गया। यानी कि 2 खातों में परिवर्तन होगा, एक डेबिट पक्ष और डेब्टर और दूसरा क्रेडिट पक्ष, जहां नाम पक्ष और दूसरा जमा पक्ष। लेखांकन में नाम व जमा का अर्थ है कि सौदे को नाम से अर्थात बाईं ओर लिखना है लेफ्ट साइड, या जमा में अर्थात दाईं ओर लिखना है, क्रेडिट में यानी कि राइट साइड लिखना है। एक खाता अंग्रेजी भाषा के अक्षर टी की भांति, ये खाता अंग्रेजी के भाषा के अक्षर टी की भांति दिखाई देता है और सामान्य भाषा में इसे टी आकार का खाता ही कहते हैं। यहाँ इसका फ्लो चार्ट दिया गया है। खाते का टी आकार उसमें बाईं और दाईं और सौदे के कारण होने वाली वृद्धियों व कमियों की प्रविष्टियां करने की सुविधा उपलब्ध करता है। यहाँ नाम, ये जमा, नाम यानी कि डेबिट को बाईं ओर लिखा जाता है लेफ्ट साइड, और ये क्रेडिट को दाईं ओर लिखा जाता है राइट साइड। और ये खाते का यहाँ शीर्षक डाला जाता है, अकाउंट का जो नाम है वो यहाँ मेंशन किया जाता है। नाम व जमा के नियम, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स। लेन देनों को अभिलेखित करने की दृष्टि से सभी खातों को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से हैं ये 5 कैटेगरीज? परिसंपत्तियां, एसेट्स, देयताएं, लायबिलिटीज, पूंजी, कैपिटल, व्यय या खर्चे या हानियां, और 5वां है आगम या लाभ, जिसे रेवेन्यू या प्रॉफिट कहते हैं। रेवेन्यू जनरेशन या प्रॉफिट होना, प्रॉफिट या एक्सपेंडिचर है। अब इन खातों में सौदे को अभिलिखित करने के लिए 2 मूलभूत नियमों का पालन किया जाता है। अब इसमें पहला नियम क्या है? परिसंपत्ति, व्यय व हानि खातों में परिवर्तन के लिए नियम, जिसमें से परिसंपत्ति में वृद्धि को नाम व कमी को जमा पक्ष में दर्ज किया जाता है। परिसंपत्ति में अगर वृद्धि होती है तो उसको नाम पक्ष में जमा किया जाता है, डेबिट पक्ष में किया जाता है, जहां से क्योंकि जो ऑनर है वो नाम पक्ष है। जब परिसंपत्ति उसकी एसेट में वृद्धि होगी तो उसको नाम पक्ष में जमा किया जाएगा, और कमी होगी तो जमा पक्ष में दर्ज किया जाएगा। जमा, आप इससे कमी को जमा पक्ष में क्यों दर्ज किया जाएगा? क्योंकि कमी का मतलब ये है जहां जो क्रेडिटर होता है, जो पैसा इन्वेस्ट अलग से कर रहा है, बाहर से जो इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि वो इस ऑनर का पैसा नहीं है, ये उसकी वृद्धि इसमें एसेट्स में इसकी कमी करेगा, क्योंकि इसको एक ना एक दिन इसे लौटाने हैं। तो एसेट की टोटल वैल्यू कैपिटल और लायबिलिटीज पे होती है। लायबिलिटीज क्रेडिटर्स को शो करते हैं, और क्रेडिटर का पैसा एक बिजनेस को लौटाना होता है वापस। क्रेडिटर्स को पैसा लौटा दिया जाता है, इसलिए इसके एसेट्स में टोटल वैल्यू में कमी आती है। तो परिसंपत्तियों में वृद्धि को नाम पक्ष व कमी को जमा पक्ष में दर्ज किया जाएगा। इसी तरह व्यय या हानियों में वृद्धि को नाम पक्ष, अगर ज़्यादा हानियाँ हैं, जाहिर सी बात है जब क्रेडिटर्स का पैसा ज़्यादा है तो हानि ज़्यादा होगी, क्योंकि पैसा उनको वापस मिलेगा लोन के थ्रू भी और पैसे के इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी उनको वापस दिया जाएगा, और कमी को जमा पक्ष में दर्ज किया जाएगा। फिर है दूसरा, देयताएं, लायबिलिटीज, पूंजी, कैपिटल और आगम व लाभों में परिवर्तन के लिए नियम। देयताएं में वृद्धि यानी कि लायबिलिटीज में वृद्धि जो होगी, वृद्धि को जमा व कमी को नाम पक्ष में दर्ज किया जाएगा। लायबिलिटीज में वृद्धि यानी कि क्रेडिटर्स वाले कॉलम में इसको लिखा जाएगा, जमा वाले कॉलम में इसको मेंशन किया जाएगा।
पूंजी में वृद्धि को जमा व कमी को नाम पक्ष में दर्ज किया जाएगा। इसी तरह आगम या लाभ में वृद्धि को जमा पक्ष में व कमी को नाम पक्ष में दर्ज किया जाएगा। प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री लेन देन का विश्लेषण व उसके खातों में अभिलेखन प्रक्रिया एक अच्छा अधिगम है। अधिगम मतलब लर्निंग, अच्छा अभ्यास, लर्निंग अभ्यास है। लेकिन वास्तविक लेखांकन प्रणाली में लेन देनों का अभिलेखन सीधे खातों में नहीं किया जाता है, लेकिन डायरेक्टली अकाउंट्स में इनका एक रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। वो पुस्तक जिसमें पहली बार लेन देन की प्रविष्टि की जाती है, प्रविष्टि यानी कि एंट्री पहली बार किसी पुस्तक में की जाती है तो रोजनामचा जिसे जर्नल या प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाती है। रोजनामचे में लेन देन के नाम व जमा पक्ष को अभिलेखन करने के पश्चात उसे विभिन्न खातों में हस्तांतरित कर दिया जाता है। रोजनामचों में लेन देनों को के अभिलेखन को अंग्रेजी में जर्नलाइजिंग कहते हैं। यानी कि जर्नलाइजिंग का मतलब क्या है, यानी कि जर्नल्स में ट्रांजैक्शन जो होते हैं इसके रिकॉर्ड्स को, इसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जर्नल जो बनाए जाते हैं उनमें किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड रखा जाता है उस रिकॉर्ड्स को क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग। एक बार रोजनामचे में प्रविष्टि हो जाने पर उस घटना का संपूर्ण उपयोग प्रभाव जाना जा सकता है। लेन देनों के अभिलेखन में इस क्रम के कारण रोजनामचे को प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक यानी कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री तथा बही खाता लेजर अकाउंट को प्रधान प्रविष्टि की पुस्तक प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री कहा जाता है। और खाता बही खाता जो लेजर अकाउंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम आगे देखेंगे अभी। तो बही खाते को क्या कहा जाता है, प्रधान प्रविष्टि की पुस्तक प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। फिर है रोजनामचा जिसे जर्नल कहते हैं। ये प्रारंभिक प्रविष्टि की मूल पुस्तक है, यानी कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की जो मूल बेसिक बुक है वो वही रोजनामचा है। इस पुस्तक में यानी कि उसकी जो स्टार्टिंग फॉर्म होती है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की जो स्टार्टिंग फॉर्म होती है वो जर्नल कहलाती है। और जर्नल में किसी भी तरह का पहले ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो जर्नलाइजिंग, उसे इंग्लिश में जर्नलाइजिंग कहते हैं। इस पुस्तक में लेन देन की प्रविष्टि काल क्रमानुसार होती है। जो लेन देन इसमें ट्रांजैक्शन होता है उसको काल क्रम में लिखा जाता है, यानी कि जो पहले हुआ है उसे पहले और जो बाद में हुआ है उसके बाद लिखा जाएगा। अर्थात जब सौदा हो तभी उसका लेखा होगा, यानी कि जिस डील हो जिस तिथि में उसी तिथि में उसको मेंशन किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के बाद ही एक लेन देन में किस खाते में नाम व किसके जमा पक्ष प्रभावित होंगे उसकी प्रविष्टि रोजनामचे में की जाती है। तो किसके खाते में नाम व जमा पक्ष प्रभावित होंगे उसकी जो एंट्री है वो जर्नल्स में की जाती है, रोजनामचे में की जाती है। तो इसकी कुछ फॉर्मेट कैसा होता है, कुछ इस तरह का इसका फॉर्मेट होता है रोजनामचे का कि जिसमें तिथि लिखी होती है, फिर स्टेटमेंट होता है, विवरण इसमें दिया होता है, स्टेटमेंट कि क्या ट्रांजैक्शन किए गए हैं, किस नाम से यानी कि किस अकाउंट से किए गए हैं, किसके नाम से किए गए हैं, और नाम पक्ष यहाँ डेबिट किसके अकाउंट से पैसा निकाला गया है, कितना निकाला गया है वो राशि रुपए में लिखी जाएगी, और कहाँ जमा किया गया है वो राशि यानी क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएगी। और यहाँ डेट को सीरियल वाइज इसको मेंशन किया जाएगा, कॉलम वाइज, कॉलम और रो में। इसी तरह इसकी टेबल इसी फॉर्मेट में बनाई जाती है। फिर है खाता बही लेजर अकाउंट, लास्ट हमारा टॉपिक है लेजर अकाउंट। खाता बही लेखांकन में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख पुस्तक है, ये मेन बुक है। इसमें विभिन्न खाते होते हैं जिनमें उनसे संबंधित सौदों का अभिलेखन किया जाता है। खाता बही नाम व जमा किए खातों का संग्रह है, यानी कि जो लेजर अकाउंट है वो डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट के का संग्रह होता है, इसका कलेक्शन होता है जिसकी प्रथम प्रविष्टियां रोजनामचे व दैनिक पुस्तकों में की जाती हैं। यानी कि जो पहली इनकी जो एंट्री की जाती है उसे वो कहाँ की जाती है, जर्नल्स में। और जर्नल्स के ट्रांजैक्शन क्या कहलाते हैं, जर्नलाइजिंग। खाता बही रजिस्टर खुले कार्ड या फाइल में रखे किसी भी रूप में हो सकता है, ये किसी भी फॉर्मेट में, ये लेजर अकाउंट किसी भी फॉर्मेट में पाया जा सकता है। फिर है खाता बही की आवश्यकता। संगठन के लिए खाता बही महत्वपूर्ण व आवश्यक दस्तावेज है। एक दी हुई तिथि से किसी खाते विशेष का फर्म के साथ क्या संबंध था इसका निर्धारण खाता बही से ही संभव है। यानी कि किसी भी तरह का संबंध अकाउंटिंग के टर्म्स में अगर पता लगाया जाता है तो वो लेजर अकाउंट के थ्रू ही एक ऑडिटर पता लगाता है। रोजनामचा व खाता बही में अंतर, ये सारे टॉपिक आपको अकाउंट्स को इसलिए समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन अकाउंट्स में ही हेरफेर के थ्रू
इन इंडस्ट्रीज जो हैं अपने प्रॉफिट को कम करती हैं या ख़त्म करके दिखाती हैं, कम करके दिखाती हैं, ताकि वर्कर्स को किसी तरह का बोनस या और सुविधाएं ना देनी पड़ें और टैक्स डिडक्शन उनका जितना हो सके वो टैक्स से बच पाएं। रोजनामचे व खाता बही दिव्य अंकन लेखा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इस लेखा तकनीक का प्रयोग करने पर इन पुस्तकों का उपयोग अनिवार्य है। इन दोनों की तुलना में निम्न बिंदु ध्यान देने योग्य हैं, यानी कि रोजनामचा आपका जर्नल्स और खाता बही लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट इन दोनों की तुलना किन आधारों पर की जा सकती है? पहला, रोजनामचा प्रथम प्रविष्टि की पुस्तक है, यानी कि जो फर्स्ट एंट्री होती है उसकी पुस्तक है, जबकि खाता बही जो होता है लेजर अकाउंट होता है द्वितीय प्रविष्टि की, यानी कि जो सेकंड एंट्री होगी वो लेजर अकाउंट में की जाएगी। अब रोजनामचा काल क्रमानुसार प्रविष्टियों का उल्लेख है, यानी कि इसको सीरियल वाइज, डेट वाइज जो पहले आया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको लिखा जाता है, इनकी एंट्रियां की जाती हैं। जबकि खाता बही विश्लेषणात्मक प्रलेख है, ये एक एनालिटिकल बुक होती है जिसको एनालिसिस करके उसका सारा स्टेटमेंट लिखा, किसी अकाउंट नाम पक्ष और जमा पक्ष का स्टेटमेंट जो लिखे जाते हैं वो एनालिटिकल फॉर्म में लिखे जाते हैं। फिर है रोजनामचे का स्रोत प्रविष्टियों की पुस्तक होने के कारण न्यायिक प्रमाण के रूप में खाता बही से अधिक प्रमाणिकता प्राप्त है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, रोजनामचा जो होता है, जर्नल जो होते हैं उनकी न्यायिक वैल्यू ज़्यादा है, ज्यूडिशियल वैल्यू इनकी ज़्यादा है। अगर किसी को अगर जब आप ईपीएफओ में ईओ की पोस्ट पर या अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट पर पोस्टेड हो जाएंगे और आपको लग रहा है, आप किसी अकाउंट्स को ऑडिट करने गए किसी इंडस्ट्री के और आपको लग रहा है कि यहाँ किसी तरह की हेरफेर की गई है, तो वहाँ पर उनसे आप उनके जो जर्नल्स की जो कॉपी होंगी, रोजनामचे की जो कॉपी होंगी, वो आप अपने अंडर में लेंगे, क्योंकि इन्हीं को ही कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। इनकी ही वैल्यू ज़्यादा कंसिडर की जाती है कंपेरेटिवली लेजर अकाउंट। लेकिन जबकि लेजर अकाउंट से खातों को ऑडिट करना ज़्यादा सुविधाजनक होता है और ज़्यादा अच्छा होता है। रोजनामचे में प्रविष्टि को जर्नलाइजिंग कहते हैं, जबकि खाता बही में प्रविष्टि को खतौनी कहा जाता है। रोजनामचे में जो एंट्री होती है उसको जर्नलाइजिंग कहते हैं, लेकिन जो लेजर अकाउंट में एंट्री होती है उसे खतौनी आप लोगों को बहुत को पता होगा कि इसे पोस्टिंग कहते हैं। जैसे किसी ज़मीन इत्यादि की जो खतौनी होती है पोस्टिंग कहते हैं। पोस्ट वाली पोस्टिंग नहीं है जिसमें आप रजिस्टर्ड पोस्ट या डाक करते हैं, डाक वाली पोस्टिंग नहीं है ये। फिर है खातों का वर्गीकरण, अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन। खातों को 5 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। परिसंपत्तियां पहला, दूसरा है देयताएं लायबिलिटीज, तीसरा हमने पहले भी देखा था ये पूंजी, चौथा है आगम या लाभ, फिर है 5वां व्यय या हानियां एक्सपेंडिचर या लॉस। इन खातों को फिर 2 भागों में बांटा जा सकता है, स्थायी खाते परमानेंट अकाउंट व अस्थायी खाते टेम्परेरी अकाउंट्स। सभी स्थायी खातों को संतुलित कर उनका शेष निकाला जा सकता है, जिसे अगली लेखांकन अवधि में हस्तांतरित किया जा सकता है। जितने भी परमानेंट अकाउंट होते हैं उनको बैलेंस कर जो रिमेनिंग बचता है उनको अलग निकाल लेते हैं और इसे अगले फाइनेंशियल ईयर में इंक्लूड, इस जो बाकी बची हुई जो एक्स्ट्रा मनी होती है या एक्स्ट्रा कैपिटल होती है उसे फाइनेंशियल अवधि में इंक्लूड या ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसको अगली ऑडिट के लिए, अगले फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। जबकि अस्थायी खातों को उसी लेखांकन अवधि में बंद कर उनके शेष को व्यापार या लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। लेकिन जो टेम्परेरी अकाउंट होते हैं उनकी जो लेखांकन अवधि उनमें किसी तरह का अगर अधिशेष होता है, अधिशेष हो या शेष हो, चाहे वो नेगेटिव हो या सरप्लस हो, सरप्लस यानी कि अगर फायदा हुआ है तब और नेगेटिव है और नुकसान हुआ है तब, उनको उसी फाइनेंशियल ईयर में क्लोज करके उस अकाउंट को लाभ और हानि के खातों में, अगर पॉजिटिव है तो उसे लाभ के खाते में, सरप्लस है तो लाभ के खाते में उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और उसमें नेगेटिव आया है उसका बैलेंस तो फिर उसको हानि के खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। सभी स्थायी खातों को तुलन पत्र में प्रदर्शित किया जाता है। जितने भी परमानेंट अकाउंट्स होते हैं इनको बैलेंस शीट में प्रदर्शित किया जाता है इनको, और इसलिए सभी परिसंपत्तियां जिसे एसेट्स कहते हैं, देयताएं लायबिलिटीज तथा पूंजी संबंधी खाते स्थिर खातों की श्रेणी में आते हैं। यानी कि जो परिसंपत्तियां होती हैं आपकी एसेट्स प्लस आपकी देयताएं लायबिलिटीज प्लस पूंजी, ये कैपिटल, ये सारे आपके जो होते हैं परमानेंट अकाउंट की श्रेणी में, कैटेगरी में आते हैं। तथा आगम जिसे रेवेन्यू कहते हैं और वे जिसे एक्सपेंडिचर या हानि कहते हैं। आगम या लाभ रेवेन्यू या प्रॉफिट कहते हैं और एक्सपेंडिचर या लॉस कहते हैं। ये टेम्परेरी अकाउंट की श्रेणी में लिखे जाते हैं। संबंधी खाते अस्थिर खातों की श्रेणी में आते हैं।
यह वर्गीकरण वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस तरह का क्लासिफिकेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है और आसान रहता है ऑडिटर्स के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम इस ट्रांजैक्शंस का सेकंड पार्ट कवर करेंगे, जो हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 1 था ये, और इसी का ही हम सेकंड पार्ट ट्रांजैक्शन का कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।